लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हम लोगों ने कंटिन्यू किया था कंटिन्यूअस फंक्शंस के साथ कि फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस फंक्शंस कब बोलते हैं। ठीक है, so let us start with some questions of continuity, the questions which are based on the concept of continuous functions. ठीक है, कल जब हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन स्टडी की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ अ फंक्शन f(x) is given to us and we need to check, हमें क्या चेक करना है बेटा, हमें क्या चेक करना होगा यहाँ पर, we need to check whether the function is continuous or not। हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस या नहीं है। कहाँ? एट एनी पॉइंट सपोज ए। मान लो मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। किस पर कंटिन्यूअस? किसी पॉइंट ए पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई शैल इवेल्युएट द लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स गोज टू ए एंड आई शैल आल्सो कैलकुलेट एफ ऑफ ए। फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे हम ए पर और फंक्शनल वैल्यू के साथ साथ और क्या कैलकुलेट करेंगे? लिमिट कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की व्हेन एक्स गोज टू ए। और ये दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं देन वी शैल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पर बात आती है हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट। लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंस कि हम लिमिट को कैसे कैलकुलेट करें। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में की थी। जो फर्स्ट मेथड होता है लिमिट को कैलकुलेट करने का वो होता है जस्ट पुटिंग। आप x को a पुट कीजिए, a पुट करने के बाद कैलकुलेशंस कीजिए। अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आती है तो वो आपको लिमिट मिल ही जाएगी। और इन केस यू गेट 0/0 फॉर्म, अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आती है तो ये 0/0 फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा हम? दिस 0/0 फॉर्म इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। 99% क्वेश्चंस में ये फॉर्म मिलेगी। डायरेक्ट पुटिंग से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस तो बहुत, मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब आप x की जगह a पुट करते हो यू गेट 0/0 फॉर्म एंड दिस 0/0 फॉर्म इज नोन एज indeterminate form. Instead of 0/0 form, sometimes we may also get some different forms which are ultimately equivalent to 0/0 form. तो जब हमने लिमिट की कैलकुलेशन करनी है तो while calculating limit of fx as x goes to a, लिमिट ऑफ एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए जब एक्स ए की तरफ जाता है वी फर्स्ट पुट एक्स इक्वल टू ए। इफ वी गेट 0/0 और एक फॉर्म आती है 0 इंटू इंफिनिटी और एक फॉर्म आती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। All these forms are known as indeterminate forms. ये सारी फॉर्म्स में से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में 0/0 मिलेगा। If instead of 0/0 you are getting 0 into infinity, तो 0 into infinity भी ultimately 0/0 ही है because infinity means 1/0। ठीक है, if we are having the form infinite upon infinite, so infinite upon infinite means 1/0 upon 1/0, it is again 0/0 form. Similarly infinity minus infinity, ये होता है 1/0 minus 0/0 and this is also equivalent to 0 upon 0 form. इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि जब भी हमने x की जगह a पुट किया और हमें 0/0 फॉर्म आती है देन इट मीन्स कि वो लिमिट जो है उसकी वैल्यू तो आएगी
और उस वैल्यू को निकालने के लिए दैट फंक्शन नीड्स फर्दर ट्रीटमेंट, वो जो फंक्शन है उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। फर्दर ट्रीटमेंट का मतलब जैसे होता है ना, एक छोटी मेडिसिन देने से काम ना चले तो बड़ी मेडिसिन देनी पड़ती है, तो फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है उसको करने का जो पर्पस होता है वो पर्पस रहता है टू एलिमिनेट 0/0 फॉर्म। नाउ देयर आर मैनी ways which we can eliminate this 0/0 फॉर्म। कई तरीके से कर सकते हो आप। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाने वाला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा मेथड हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स बनाओ, जो प्रॉब्लम फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसमें पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि लेंदी बहुत पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम x को a प्लस एच पुट करते हैं और फिर लिमिट हमारी चेंज हो जाती है कि जब x a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा मेथड एक और है जो हम लोगों ने सीखा था, वो है रेशनलाइजेशन मेथड। ये रेशनलाइजेशन मेथड वहां यूज करते हैं जहां हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस आते हैं, रूट्स वाले, रूट माइनस रूट अपॉन रूट प्लस रूट, इस टाइप का कुछ आता है ना, स्क्वायर रूट्स चल रहे होते हैं जहां, वहां पर रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट भी यूज किया जाता है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आते हैं तो हमारे पास ये तो सारे मेथड्स कौन से हो गए, व्हेन वी आर डीलिंग विद एल्जेब्राइक फंक्शन। जब हम एल्जेब्राइक फंक्शन से डील कर रहे हैं, एल्जेब्रा से डील करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन या रेशनलाइजेशन मेथड लगाया जा सकता है। तो अदरवाइज जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो या रेशनलाइजेशन मेथड लगा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग लिमिट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने लास्ट ईयर किया था। बहुत जगह तो पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तीन चार लिमिट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। एक आती है sin x अपॉन x as x goes to 0. So limit of sin x upon x as x goes to 0 is always equal to 1. दूसरी लिमिट इसी टाइप से आती है जहां हम लेते हैं टेंजेंट x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल होती है। तीसरी लिमिट आती है x goes to 0 cos of x, ये भी 1 के ही बराबर आता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में जो है और कोई लिमिट ज्यादातर यूज नहीं होती, इसका रेसिप्रोकल हो सकता है x अपॉन साइन एक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिमिट जो है वो 1 ही रहेगी। मतलब अगर आपको यहाँ x अपॉन साइन एक्स दे दिया देन ऑल्सो द लिमिट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ आपको अगर x अपॉन टेंजेंट x दे दिया देन ऑल्सो द लिमिट इज इक्वल टू 1। बस ये जो चीज है ना ये सेम मैनेज करनी होती है, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर h/2 आ रहा है तो नीचे भी h/2 बनाएंगे, अगर ऊपर रूट एक्स आ रहा है तो नीचे भी रूट एक्स होना चाहिए। जैसा एंगल साइन या टेंजेंट के साथ चलेगा वैसी ही क्वांटिटी नीचे लेकर ये लिमिट्स अप्लाई होती है। टी फंक्शंस में हम मोस्टली ये यूज करते हैं। इसके बाद जो एक नया कंसेप्ट 11th में आया था वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस का कंसेप्ट था। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस ये भी हमने किए थे पिछले साल, और इनकी भी लिमिट जो है वो कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा यूज में आने वाली लिमिट है लिमिट x गोज टू 0 ex माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अगर हमारे पास फंक्शन में हमें ये चीज नजर आ रही है e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर हमारे पास
वैल्यू है a रेज टू द पावर x माइनस 1/x। a का मतलब जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, अदर देन e कोई नंबर है a, in that case the value comes out to be log of a to the base e। log a भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जब हम कोई बेस लिखते नहीं है ना तो वो अंडरस्टूड है कि नेचुरल लॉगरिथम है, तो log of a। इसके अलावा एक आती है log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x। एक लिमिट ये भी चलती है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, ये कई क्वेश्चंस में यूज होगी। यहाँ लिमिट x गोज टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू जो है ये भी 1 आती है। और एक लास्ट लिमिट जो कि कई बार देखने को मिलेगी वो है 1 plus x की पावर 1 by x विच इज इक्वल टू e। ठीक है, ये वैल्यू e के बराबर आती है। तो ये होती है लिमिट x गोज टू 0 1 plus x रेज टू द पावर 1 by x विच इज इक्वल टू e। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस में चलता है। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है जब हम इनफाइनाइट वाले लिमिट्स लेते हैं, तब क्या करेंगे। कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट अप टू इंफिनिटी। ये मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको थोड़ा सा वो सारी चीजें जो आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी। इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको दे दिया x गोज टू माइनस इंफिनिटी, x गोज टू प्लस इंफिनिटी, देन दिस इज नोन एज इनफाइनाइट लिमिट। ये जो इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चंस हैं, ये हो सकता है आपको यहाँ ना भी मिले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है ना इंफिनिटी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए हाउ टू इवेल्युएट इनफाइनाइट लिमिट्स। जब हमें x गोज टू माइनस इंफिनिटी कैलकुलेट करना है, तो माइनस वाले केस में हम इसको जब तक प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे। whenever we have been given x goes to minus infinity, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके इसे प्लस इंफिनिटी में लेकर आएंगे। और ऐसे केस में हम जनरली क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस जेड, रख दिया मैंने x को कर दिया माइनस जेड। अब x अगर माइनस इंफिनिटी पर जाएगा तो z किस पर जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। आप x को रखोगे माइनस जेड, x गोज टू माइनस इंफिनिटी, देन z गोज टू प्लस इंफिनिटी। अब जब ये प्लस इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारा वेरिएबल है, x है, z है, जो भी है, उसकी हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसमें बात आती है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कहां से लेंगे, न्यूमरेटर से कि डिनोमिनेटर से। आप दोनों जगह ऑब्जर्व करो, दोनों जगह में जहां आपको बड़ी पावर दिखाई दे रही है ना, उस पावर से आपको डिवाइड करना है। मान लो एक जगह न्यूमरेटर में 4 पावर है, डिनोमिनेटर में 6 पावर है, तो हम x पावर 6 को कंसिडर करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका जो फंक्शन है ना, अगर वो x में था तो वो 1 by x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि इफ x गोज टू प्लस इंफिनिटी, देन 1 by x गोज टू 0। हम ये कंसेप्ट जो है ये अप्लाई कर देते हैं कि अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 by x 0 की तरफ जाएगा, वो लिमिट 0 में कन्वर्ट हो जाती है और तब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डाउट कल एक स्टूडेंट की तरफ से आया था, हाउ टू कैलकुलेट इनफाइनाइट लिमिट्स। तो ये प्रोसीजर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले भी लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। मान लो आपको दिया इवेल्युएट लिमिट x goes to minus infinity for x4 minus x square plus 1 upon x4 plus x square plus 1। इसके लिए कैलकुलेट करें। Since we have been given minus infinity here, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अभी बताया था ना मैंने,
हम पुट कर देंगे x को माइनस z। जब आप x को माइनस z पुट करोगे तो अगर x माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस z की पावर 4 माइनस माइनस z स्क्वायर प्लस 1 और माइनस z पावर 4 माइनस z होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू z गोज टू इंफिनिटी, क्योंकि माइनस की पावर तो प्लस ही होती है, तो ये चीज जो है आपके पास आ जाएगी। ठीक है, you will get this thing z power 4 minus z square plus 1 upon z power 4 plus z square plus 1। अब इसमें क्या करना है आपको, now divide numerator by the highest power of z। अब यहाँ highest power of z, the highest power of z at this place is z power 4। so to evaluate it हम ऊपर और नीचे z की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड 4। ये चीज नीचे आ जाएगी, z पावर 4 से डिवाइड किया। अब सीधी सी बात है, z अगर इंफिनिटी पर जा रहा है तो 1 बाय जेड किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। 1 बाय जेड क्योंकि जीरो की तरफ जा रहा है, तो जहां जहां 1 बाय जेड है वहां जीरो आ जाएगा, एंड यू विल गेट 1 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड योर आंसर विल बी 1। इस तरह से इनफाइनाइट लिमिट्स निकाली जा सकती हैं। तो ये एक रिकैप्चुलेशन हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट। इसके बाद एक और जो छोटा सा एस्पेक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी 11th बेस्ड ही है, वो है कि लिमिट्स का कैलकुलेशन करते हुए कई बार ऐसा होता है कैलकुलेट कर रहे हैं दो अलग अलग फंक्शंस या दो अलग अलग क्वांटिटीज के सम के लिए, तो लिमिट x गोज टू a अगर आप fx प्लस gx के लिए निकाल रहे हो तो यू कैन राइट इट एज लिमिट x गोज टू a ऑफ fx प्लस लिमिट x गोज टू a ऑफ gx। आप अलग अलग कर सकते हो दोनों को, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस के केस में दोनों को इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो fx इंटू gx, दो चीजों का प्रोडक्ट, ये तो अक्सर देखने को मिलेगा, दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं और हमें लिमिट निकालनी है प्रोडक्ट की, तो सीधा सा रिजल्ट है लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू a इंटू लिमिट ऑफ gx एज x गोज टू a। मतलब आप f और g की लिमिट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो fx इंटू gx के लिए लिमिट आ जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन वाला, आप लिमिट x गोज टू a fx अपॉन gx के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x गोज टू a ऑफ fx डिवाइडेड बाय लिमिट x गोज टू a ऑफ gx। ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग, प्रोवाइडेड कंडीशन होती है यहाँ, प्रोवाइडेड this limit of gx as x goes to a is non-zero। ये क्वांटिटी non-zero होनी चाहिए, non-zero है तो fx अपॉन gx की लिमिट ऐसे निकाल सकते हो, और मोस्टली जहां ऐसा होता है ना वहां non-zero मिलती है, वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है, अदरवाइज तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब बहुत केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये nth nth रूट मींस इट मे बी स्क्वायर रूट, इट मे बी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कैसा भी आ जाए, fx अंदर है बाहर रूट है और आपको लिमिट लेना है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, वो जो रूट है ना वो तो बाहर आ जाएगा और लिमिट x गोज टू 0 fx, 0 क्या a, ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर ले सकते हो। इसी तरह से एक केस आता है, आपको लिमिट x गोज टू a निकालना है log ऑफ fx का, तो log बाहर और लिमिट x गोज टू a fx, ये भी इंटरचेंजेबल होते हैं, आप इसको भी इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो।
तो ये चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब आती है कुछ थ्योरम्स। वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, ये तो सारी बात थी कि लिमिट कैसे निकालेंगे, और ये सब सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक लिमिट कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप उसको कैसे चेक करोगे कि वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आती है या नहीं आती है। एक छोटी सी बात और जो बीच में रह गई, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फंक्शन ये दे दिया कि फंक्शन है 3 माइनस 2x if x is less than 2 and the function is x plus 2x plus 3 if x is greater than equal to 2। ये होते हैं ब्रांचेस वाले फंक्शन। ऐसे फंक्शंस आपने 11th में भी देखे थे कि लेस देन 2 है तो ये ब्रांच फॉलो करेंगे, मोर देन 2 है तो ये ब्रांच फॉलो करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं और आपको कहा जाए कि आप लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालो एज एक्स गोज टू 2, तो यहाँ पर आप LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे। इन क्वेश्चंस में आप एक साथ कंप्लीट लिमिट नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि फंक्शन में वेरिएशन आ रहा है 2 पर। 2 से पहले फंक्शन है 3 माइनस 2x और मोर देन 2 पर ये फंक्शन है 2x प्लस 3। बिकॉज ऑफ वेरिएशन वी कैन नेवर कैलकुलेट दिस लिमिट विदाउट कैलकुलेटिंग LHL एंड RHL। तो यहाँ आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा। जबकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस इनकी लिमिट्स ले रहे हो ना, इनकी लिमिट्स में आपको LHL RHL अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल स्टेप में भी लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, जहां LHL और RHL की मोस्ट ऑफ द टाइम्स जरूरत हमें कब पड़ेगी? व्हेन वी आर डीलिंग विद सच फंक्शंस वेयर ब्रांचेस आर इन्वॉल्व्ड, या ऐसे फंक्शंस जिनका हमें पता है कि उनके अंदर तो चेंज आता ही आता है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में एक फंक्शन पढ़ा था, मॉड एक्स पढ़ा था। मॉड्यूलस एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स लेस देन 0 हो, और प्लस एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स 0 या 0 से ज्यादा हो। इस फंक्शन का नाम होता है मॉड्यूलस फंक्शन। इसी तरह से एक फंक्शन आपने पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके तो इतने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है ये फंक्शन, इसलिए एग्जामिनर भी इसका क्वेश्चन ज्यादा पकड़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx होता है, इस तरह से लिखते हैं इसको, और इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3.1 पर निकालोगे तब भी 3, 3.9 पर भी 3, 3.99999 तब भी इसकी वैल्यू 3 ही रहती है। लेकिन जैसे ही ये 4 बनेगा तो वैल्यू 4 हो जाएगी। अकेले 3 पर भी वैल्यू 3 ही रहेगी। 3 का कैलकुलेट करोगे तब भी 3, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो लास्ट ईयर की बुक उठाकर देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है एक इंटीजर n such that n is just less than or equal to x and n is greatest। इसका ये क्राइटेरिया होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, किस फंक्शन की डेफिनेशन है ये? इट इज द डेफिनेशन ऑफ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा x है उस x से छोटे जितने भी नंबर्स हैं हम उन सभी नंबर्स को लेकर चलते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है उसको लिया जाता है। जैसे 3.1 से छोटे इंटीजर 3, 2, 1, 0 सब है, लेकिन सबसे बड़ा उनमें 3 है तो 3 आएगा। इसी तरह से एक तीसरी वैरायटी और आती है इसी को इन्वॉल्व करते हुए, जिसको आप बोलते थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कुछ स्पेशल डेफिनेशंस थी लास्ट ईयर आपके चैप्टर 2 में, रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर था वहां ये सब चीजें इन्वॉल्व थी। तो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसका अगर आप ग्राफ चेक करोगे ना, आप देखिएगा बुक खोलकर, इसका ऐसा ग्राफ आता है, कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर। मतलब ये 0 से
चढ़ता है 1 तक जाता है, 1 की वैल्यू ना लेके वापस 0 पे आ जाता है, फिर 1 तक जाता है, फिर 0 पर आ जाता है। एरोस की बजाय अगर हम ओपन डॉट्स लगाएं तो ज्यादा चलेगा। ये जैसे अगर आप 2 पर निकालोगे तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 माइनस 2 0। अगर 2.1 पर निकालोगे तो 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर 2.1, तो ये आएगा 2.1 माइनस 2 0.1। चलते जाओ, लास्ट में 2.999 पर निकालते हैं मान लो वैल्यू, तो आएगा 2.999 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.999 इज 2, वैल्यू आएगी 0.999। लेकिन जैसे ही 3 बना, F3 बनते ही ये हो जाएगा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को 3, 3 माइनस 3 0। यानी इस फंक्शन में 1 कभी भी नहीं आता, ना 1 आता है ना 1 से बड़ा नंबर आता है। इस फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, और इस फंक्शन का रेंज होता है एनी रियल नंबर विच इज 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये जो फंक्शन है, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, इन सभी फंक्शंस में, मॉड्यूलस में, फ्रैक्शनल पार्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। लास्ट पॉइंट जो आज के लिए है वो है कि सपोज करो आपको 2 फंक्शंस दे दिए और दोनों कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। The last thing for today is algebra of continuous functions. कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इफ f इज कंटिन्यूअस, आपका फंक्शन f कंटिन्यूअस है, या फंक्शन g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, g भी कंटिन्यूअस है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, या फिर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय f, ये सारे फंक्शन जो हैं दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। मतलब 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूअस होता है, 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, कोई डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूअस आएगा। एक कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी नंबर से, सी मींस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। अब इनके प्रूफ्स की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस का आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन ले लो, इफ बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, इनफैक्ट इन एनी इंटरवल, उनका सम, डिफरेंस, कोशेंट, वो सब भी कंटिन्यूअस ही होते हैं। इसके साथ जो है एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो बेसिकली मुझे बताना था वो यही था कि आप जब भी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन से डील करोगे, आप ये देख लो 2 अलग अलग क्वांटिटी दे दी, दोनों कंटिन्यूअस है, तो आप उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, वो पहले कंटिन्यूअस थे तो वो अब भी कंटिन्यूअस ही रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक थ्योरम है ये आपकी बुक में। इसके साथ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है, एंड from tomorrow we shall start the exercise 6.1 where we are having the questions on continuity. Thank you.